Assalamu alaikum students. Here in this lecture I'm going to discuss again Joseph Andrews by Henry Fielding, and in this lecture I will discuss some of the major aspects and themes of the novel. The very important aspect of Joseph Andrews by Henry Fielding is that this novel is written in response to Richardson Pamela. रिचर्डसन ने एक नॉवल लिखा पैमेला इन 1740 और उसके बाद जो है हेनरी फील्डिंग ने उसके रिस्पॉन्स में जोसेफ एंड्रयूज़ लिखा. ये जो कैरेक्टर है पैमेला इसका फुल नेम है पैमेला एंड्रयूज़ एंड शी इज़ द सपोज्ड सिस्टर ऑफ जोसेफ एंड्रयूज़. जो फील्डिंग ने अपना एक कैरेक्टर बनाया जोसेफ एंड्रयूज़, आपने नॉवल में इसकी सपोज्ड सिस्टर का अगर कैरेक्टर आपने समझा हो तो वो पैमेला है, पैमेला एंड्रयूज़. अब दोनों नॉवल का बहुत एक डीप कनेक्शन है. वो इस तरह से कि जो फर्स्ट नॉवल है रिचर्डसन का पैमेला, इसका सब टाइटल है विर्चू रिवॉर्डेड. ठीक है. और अगेन दिस नॉवल प्रेजेंट्स अ टग ऑफ वॉर बिटवीन द गुड एंड ईवल. पैमेला जो है इसमें विक्टिमाइज्ड होती है. पामेला जो कि एम्प्लॉय है मिस्टर बी की कंपनी में, मिस्टर बी इसको सड्यूस करते हैं एंड देन ही रेप्स हर. सो ही वॉन ओवर हर वर्चू एंड जेंटिल डेलिकेसी. वो जीत जाता है और इसको उसका रेप करता है, देन उसके साथ शादी करता है. बट यहाँ पे जोसेफ एंड्रयूज़ के साथ भी सेम सिनेरियो है. जोसेफ एंड्रयूज़ यहाँ पे विक्टिम नहीं बनता, ठीक है, बट पैमेला बनती है. जो पैमेला के साथ होता है वही जोसेफ एंड्रयूज़ की आगे से हेनरी फील्डिंग ने जो स्टोरी बताई है तो उसमें वो जोसेफ एंड्रयूज़ को एक प्रोटैगनिस्ट हीरो बनाता है और उसके साथ एक एडम के कैरेक्टर है जो उसको फुल सपोर्ट करता है. तो यहाँ पे दोनों नॉवल अगर आप देखें तो इनमें ये कॉमन है दैट बोथ नॉवल प्रेजेंट्स अ टग ऑफ वॉर बिटवीन द विर्चू एंड वाइस. अच्छाई और बुराई के दरमियान एक जंग है. और यही इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हेनरी फील्डिंग ने उसी स्टोरी को आगे लिखा है. रिचर्डसन के पैमेला को ही आगे जोसेफ एंड्रयूज़ का एक सपोज्ड ब्रदर उसको बना के तो उसकी स्टोरी डिस्कस किया. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और कनेक्शन है बिटवीन द बोथ नॉवेल्स. The second aspect about Joseph Andrews by Henry Fielding is that Henry Fielding satirized Pamela with Shamila that was published in 1741, whose heroine is a knowing, ambitious, self-centered and manipulator. Students, रिचर्डसन के पैमेला को जब हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया तो उसमें मैंने आपको बताया कि रिचर्डसन का जो पैमेला था तो उसमें पैमेला को एक विक्टिमाइज़र दिखाया गया है जिसको मिस्टर बी ने सिड्यूस किया. ठीक है. बट फील्डिंग का यहाँ पे पर्सपेक्टिव इज़ क्वाइट डिफरेंट. उसने फर्स्ट इसकी जो इस नॉवल की पैरोडी लिखी, इसको डिस्कस किया तो उसने और कैरेक्टर को बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया. वहाँ पे जो कैरेक्टर पैमेला का था जो विक्टिमाइज़र है जिसके साथ बुरा हुआ, बट यहाँ पे इन 1741 हेनरी फील्डिंग ने एक नॉवल लिखा शामिला जिसकी जो उसने प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे पोर्ट्रे की है वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम पैमेला. ठीक है. जिसको अवेयरनेस है दुनिया की, जो एम्बिशियस है, जो सेल्फ सेंटर्ड है एंड मैनिपुलेटर है. ठीक है. मीन्स के पैमेला से टोटली डिफरेंट है. सेल्फ सेंटर्ड, थोड़ी सेल्फिश है, अपना सोच रही है. ठीक है. वो पैमेला की तरह दूसरों के कंट्रोल में नहीं है, बट शी हरसेल्फ इज़ अ मैनिपुलेटर. मैनिपुलेटर होता है अ पर्सन हु कंट्रोल्स और इन्फ्लुएंस अदर इन अ वेरी क्लेवर वे. तो वो बहुत क्लेवरली लोगों को डील करती है. बट इस नॉवल के बाद, शामेला के बाद, फील्डिंग ने नेक्स्ट ईयर एक और नॉवल लिखा जोसेफ एंड्रयूज़. ठीक है. एंड दिस इज़ द सेकेंड सेटायर ऑफ पैमेला.
इसमें उसने जोसेफ एंड्रयूज़ को एक सपोज्ड ब्रदर बनाया है पैमेला का, और उस ब्रदर के साथ भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन हुई जो पैमेला के साथ हुई, बट पैमेला जो है वो विक्टिमाइज़र है और जोसेफ एंड्रयूज़ जो है वो कंसिस्टेंट है, अपने आप को मिसेस बॉबी से बचाने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, पैमेला नहीं हो सकती लेकिन जोसेफ एंड्रयूज़ हो जाता है। तो इनका बहुत गहरा आपस में कनेक्शन है इन नॉवेल्स का, पैमेला का, देन शैमेला का, एंड देन जोसेफ एंड्रयूज़ का। और ये जो कनेक्शन है ये बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसको बहुत ही पजलिंग और बहुत ही डायनामिक इसको कहा है इस पूरे कनेक्शन को, और उन्होंने कहा कि बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसमें, और ये वैरायटी जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रही है हर एक एस्पेक्ट को, कि हर कैरेक्टर जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है और हर कैरेक्टर जो है वो इंटरलिंक्ड होने के बावजूद डिफरेंट है। ठीक है, पैमेला शैमेला से लिंक्ड है बट शैमेला एक टोटली डिफरेंट कैरेक्टर है, एंड देन पैमेला का जो भाई है सपोज्ड ब्रदर जोसेफ एंड्रयूज़, हु इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। तो ये कनेक्शन था इन नॉवेल्स का, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको आप लाजमी देखिएगा। Now this is the third aspect, and this aspect is also very important and very interesting as well. Fielding indicated on the title page of Joseph Andrews he was imitating Cervantes' Don Quixote. फील्डिंग ने जो टाइटल अडॉप्ट किया जोसेफ एंड्रयूज़ इस नावल का, and as you know that the full title of this novel is The History of Adventures of Joseph Andrews and His Friend Mr. Abraham Adam. ये full title है, if you remember that we have discussed this title in our previous lectures. So Joseph Andrews का जो title है The History of Adventures, that is inspired by another novel Don Quixote by Cervantes. Cervantes जो है एक स्पेनिश नॉवलिस्ट है, उसने डॉन कुहीटो लिखा था, जिसमें भी जो स्टोरी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द एडवेंचर्स ऑफ द हीरो, जो बहुत शिवल्रिक रोमांसेस से इंस्पायर्ड होता है और वो एडवेंचर्स करता है। तो इसकी कार्टून मूवी भी आपको इजीली मिल जाएगी यूट्यूब पे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो ये जो टाइटल है जोसेफ एंड्रयूज़ का, ये टाइटल भी इंस्पायर्ड है डॉन कुहीटो से। And next, this novel is a picaresque novel, means the novel of the road. ठीक है, एडवेंचर्स के ऊपर है तो रोड, एंड इसको ये भी कहा जाता है द एडवेंचर नॉवल। तो ये इसका जॉनर है, इसकी टाइप है। So with the introduction of Parson Adam, who has been called the first great comic hero in the English novel and one of the glories of human nature, it also become a novel of character. तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है पार्सन एडम का, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट प्रेजेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पार्सन एडम का जो इंट्रोडक्शन है, और उसकी कॉमेडी जो आपको याद हो जब हम इसकी समरी को डिस्कस कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा फ़नी थी। तो इसका कैरेक्टर भी है, इसने डिटर्मिन किया कि एक कैरेक्टर को किस तरह से कॉमिक हीरो किस तरह से होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल सेट की। सो इन कीपिंग विथ फील्डिंग्स बेंट एज अ मॉरलिस्ट एंड रिफॉर्मर, मीन्स फील्डिंग ने बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फ़नी वे में अपने रीडर्स को मोरालिटी सिखाई है। ठीक है, उसने सोसाइटी में किस तरह से रिफॉर्मा होना चाहिए वो सिखाया, बट द सटायर एक्सटेंड्स बियॉन्ड लिटरेरी matters to society itself, and Fielding exposes the vices and follies not merely of the individual but also of the upper classes, institutions and society's values. ठीक है, उसने सिर्फ अपनी मोरालिटी अपनी रिफॉर्मिटी को नहीं बताया, उसने जो सेटायर किया बहुत लाइट सेटायर किया, और उस सेटायर से ही हैज़ एक्सपोज्ड कि उसने वो चीज़ें एक्सपोज की, वो बुराइयाँ, वो फॉलीज को एक्सपोज किया कि किस तरह से एक इंडिविजुअल है वो सफ़र करता है विद द करप्शन ऑफ अपर क्लास और इंस्टीट्यूशंस में वो जो रिलीजन है ना, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें रिलीजन का पार्ट आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो स्क्वायर्स हैं, जो प्रीस्ट हैं, वो किस तरह से लोगों के साथ बिहेव कर रहे थे। तो दीज ऑल डिटर्मिन द वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी को पोर्ट्रे करते हैं, उसको दिखाते हैं कि ये सोसाइटी किस तरह से
रन करी है. तो दिस इज़ एन अदर एस्पेक्ट. सो now I'm going to discuss some of the major themes of Joseph Andrews. Joseph Andrews के जो major theme हैं उनमें the first one is theme of morality, the next one is the power of goodness, and the next one is theme of religion and charity. Charity को आप minor theme में भी ले सकते हैं, but charity को भी आपने relate करना है religion के साथ ही. And the next one is parents versus reality, and the next theme is abuse of power by individuals, classes और institutions. जो power है वो किस तरह से एक करप्शन का एस्पेक्ट है, ठीक है, एक अनक्वेश्चन अथॉरिटी का, कि उस अथॉरिटी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है. सो वो वाली पावर जो है उसको हम अब्यूज़ ऑफ पावर ही कहेंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज़ इनह्यूमैनिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, एंड द लास्ट वन इज़ लस्ट वर्सेस चैस्टिटी. सो इनमें से कुछ थीम्स जो हैं उनको मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करती हूँ, और बाकी के जो थीम्स हैं क्लास आप लोगों ने उसको विद द टेक्सचुअल रेफरेंसेस और उसको कैरेक्टर वाइज आपने खुद डिस्कस करना है. ये आपका वीकली टास्क भी है. Students, theme of morality reveals the age of morality. 18th century में morality के ऊपर बहुत काम हुआ, इसलिए 18th century को एक कहा जाता है कि ये एक moralist की एज है, ठीक है. moralist means कि वो नॉवलिस्ट जिन्होंने morality के ऊपर काम किया, लोगों को सिखाया, उनको प्रीच किया, उनको मैसेज कन्वे किया, ठीक है. तो 18th century is famous for that type of writing or the style कि उसमें morality को discuss किया. So in that age the worldly authority was largely unaccountable and tended to be corrupt. जो authority थी उस time की, चाहे वो kings थे, चाहे वो elite class थी, तो वो corrupt थे और उनको किसी भी चीज़ के लिए blame नहीं किया जा सकता था. अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर नॉवेल से दूं तो आप मिसेस बूबी का कैरेक्टर देख लें कि वो जितना भी अनजस्ट होती थी, वो जितनी भी करप्ट थी जोसेफ एंड्रियोस को लेके, लेकिन उसको कोई भी वो अकाउंटेबल नहीं थी उस चीज़ के लिए, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था कि वो ये गलत करी है, या उसको कोई भी कुछ कह नहीं सकता था. लाइक एलीट क्लास थी या जो लोग भी उस टाइम अथॉरिटी में थे. और इसके अलावा जो एक हमारा जो जस्टिस सिस्टम था, लाइक टुडेज जस्टिस सिस्टम, तो वहाँ पे वो जस्टिस सिस्टम भी लाइक जब मिस्टर अब्राहम एडम को पकड़ के लेके जाते हैं और कहते हैं कि हम कहेंगे कि हम इनको पकड़ के लेके आए, इनको पनिशमेंट करवाएंगे, तो उस सिस्टम ने उनके साथ क्या किया था, इफ़ यू रिमेंबर, फैनी को और मिस्टर अब्राहम एडम को जो जस्टिस ऑफ पीस का के जो लोग थे, उन्होंने फर्स्ट उनको पनिश कर रहे थे, लेकिन जैसे उनको पता चला ये प्रीस्ट हैं तो उन्होंने उसकी फर्दर इंक्वायरी नहीं की. उन्होंने उन लोगों को नहीं पकड़ा कि जो लोग उनको पकड़ के आए थे, जो फैनी के साथ बुरा सलूक करना चाहते थे, उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा, उनको भी अकाउंटेबल नहीं किया कि आप लोग इनको लेके आए हैं. लेकिन वो विदाउट इन्वेस्टिगेशन दे वर गोइंग टू पनिश मिस्टर अब्राहम एडम एंड फैनी. लेकिन जैसे ही दे केम टू नो दैट मिस्टर अब्राहम वाज अ प्रीस्ट, सो उन्होंने उसको छोड़ दिया. तो ये जो एस्पेक्ट है ना कि आपकी जो स्टेटस है वो मैटर करता है. अगर आप प्रीस्ट हैं तो इट मीन्स कि आप गुनाह नहीं कर सकते, आपसे कोई गलती नहीं हो सकती. और अगर आप प्रीस्ट नहीं हैं, जब उसको एक कॉमन पर्सन की तरह से ट्रीट किया गया तो उसको पनिश किया जा रहा था. सो इन दिस नॉवल मोस्ट ऑफ द स्क्वायर्स, मैजिस्ट्रेट्स, फैशनेबल पर्सन्स एंड petty capitalists are either morally ambiguous or actively predatory. कि
जो उस टाइम के मैजिस्ट्रेट हैं, लाइक जो हमने उसका देखा था जस्टिस ऑफ पीस का, और जो स्क्वायर्स हैं, मीन्स जो वहाँ पे जो प्रीस्ट हैं, जो फैशनेबल पर्सन्स हैं, जो पैटी कैपिटलिस्ट हैं, मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जिनके पास थोड़ी बहुत दौलत है, जिसकी वजह से उनका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, दे ऑल आर मॉरली एम्बिगुअस, मीन्स उनकी मोरालिटी क्या है वी डोंट नो। जैसे आज भी जिनके पास पैसा है, हमें नहीं पता कि उनकी मोरालिटी क्या है, ठीक है, बस उनके पास पैसा है, चाहे उसका सोर्स ऑफ इनकम कोई भी हो, वी हैव टू सल्यूट दैम, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वी कांट लिव इन दिस सोसाइटी। तो ये एक मॉरल एस्पेक्ट है नॉवल का, जो हम आज अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं। एंड दे आर एक्टिवली प्रीडेटर, कि वो किसी को भी शिकार बना सकते हैं, दे आर वेरी एक्टिव इन दैट, वो उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो अपनी जो एम्प्लॉई हैं, अपने जो सबऑर्डिनेट हैं, वो उनके साथ कोई भी सलूक करें, जैसे रिचर्डसन ने लिखा पैमेला का जो बॉस था मिस्टर बी, वो उसके साथ जो सलूक कर रहा था, ठीक है, कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा था। इसी तरह मिसेस बूबी जो यहाँ पे जोसेफ एंड्रयूज़ को जो अटेम्प्ट्स उसके करती है, सिड्यूस करती है, तो उस पर भी वो कोई अकाउंटेबल नहीं थी, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था। तो ये मोरालिटी थी उस एज की, 18th सेंचुरी की, बट थ्रू द नॉवेलिस्ट ने उस चीज़ को लिखा, उसको प्रेजेंट किया और उसको बताया कि हमारी सोसाइटी के ये ड्रॉबैक्स थे, और उन्होंने रियलिटी दिखाई, और उस रियलिटी से, उस ड्रॉबैक से एक मॉरल लेसन दिया रीडर को कि ये सब जो है ये गलत है। आप जो रीडर है वो इसको परसीव कर सकता है कि ये सारी चीज़ें किस तरह से हैं और ये बिल्कुल गलत है। Power of goodness is another important theme of Joseph Andrews, and as I have told you before, that morality is a very dominating aspect, very dominating style of 18th century novels or 18th century literature, you can say that. So goodness was a preoccupation of the literateurs of the 18th century, no less than of the moralist. वही बात है, दैट गुडनेस और द मोरालिटी इज़ द डोमिनेटिंग थीम, इज़ द डोमिनेटिंग स्टाइल ऑफ डिफरेंट लिटरेटर्स ऑफ 18th century. Literators mean कि अ पर्सन हु इज़ नॉलेजेबल और इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। तो लिटरेटर्स में ये भी है कि जो क्रिटिक्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो नॉवलिस्ट हैं, जो पोइट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, ये सारे इसमें आते हैं। तो ये एक टर्म है लिटरेटर्स, ठीक है। So the literateurs of 18th century, they are very much interested in morality, in the goodness, fine. और उसकी पावर को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। पावर कैसे हुई? द कैरेक्टर ऑफ जोसेफ एंड्रयूज़, कि उसकी गुडनेस की पावर ही थी ना, मिस्टर अब्राहम एडम की सपोर्ट थी गुडनेस पे, कि वो डिटर्मिन्ड रहा, वो कंसिस्टेंट रहा, और उस एज की की जो एलीट क्लास की करप्शन थी, उसने डिफ़िकल्टीज़ तो क्रिएट की जोसेफ एंड्रयूज़ के लिए, बट वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। वो जोसेफ एंड्रयूज़ की जो डिटर्मिनेशन है, जो विक्ट्री है, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सके। So the Fielding admired honesty, integrity, simplicity and charity, believed that virtue is seen in an individual's actions. हेनरी फील्डिंग एडमायर करता है कैरेक्टर्स की ऑनेस्टी को, इंटेग्रिटी को, सिंप्लिसिटी को एंड चैरिटी को। अच्छा, इसका थोड़ा सा कनेक्शन जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में रिचर्डसन का बताया। रिचर्डसन ने जो पैमेला लिखा तो उसमें उसने एक लड़की को विक्टिमाइज दिखाया। उसने दिखाया कि जो उस एज की करप्शन है, ईविलनेस है, वो डोमिनेटिंग है ओवर द गुडनेस, ठीक है। बट फील्डिंग यहाँ पे एडमायर कर रहा है और ये दिखा रहा है कि जो गुडनेस है, जो वर्चू है, वो हमेशा वो विन करता है और वो एडमायर करता है ऑनेस्टी को, इंटेग्रिटी को, सिंप्लिसिटी को एंड चैरिटी को, ठीक। एंड ही ऑल्सो बिलीव्ड दैट वर्चू इज सीन एन इंडिविजुअल्स एक्शन, कि ये नहीं है आप वर्चू की सिर्फ बात करें, इट शुड बी सीन इन द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल।
अगर अब्राहम एडम सिर्फ अच्छाई की बात करता लेकिन वो लोगों को हेल्प ना करता, या वो जोसेफ एंड्रयूस का जो वो इन में होते हैं तो वहाँ पे जब उनके पास पैसे नहीं होते तो वो बहुत कंसर्न्ड होता है, वो अपने फ्रेंड्स को अपनी कंपनी को साथ लेके चलता है और उनकी हेल्प करता है, उनको सपोर्ट करता है। तो ये उसके एक्शंस के थ्रू ही हमें पता चला कि अब्राहम एडम जो है वो कितना वर्चुअस, कितना गुड पर्सन है। तो इसी तरह फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रयूस का कैरेक्टर, पैनी का और पैडलर का जो कैरेक्टर है, ये सब वर्चुअस कैरेक्टर दिखाया और उसने एडमायर किया, उसमें उसमें उसने बहुत आइडियलाइज किया है इन कैरेक्टर्स को कि लोग उनको फॉलो करें। इसके साथ साथ हेनरी फील्डिंग ने एक और चीज़ भी आपको सिखाई, अपने रीडर्स को सिखाई है, दैट हाउ टू रिकग्नाइज योर सेल्फ इन द डिफ़िकल्टी ऑफ मेकिंग मॉरल जजमेंट। जब आप अच्छा काम करें लेकिन आपको उसके बदले बुराई बर्दाश्त करनी पड़ती है। जैसे कि नावल में एक इंसिडेंट है दैट when a postilion who gave Joseph his coat but was later convicted of stealing chickens, ठीक है। और बैटी का जो कैरेक्टर है, इसको आप अपेरेंस वर्सेस रियलिटी में भी ले सकते हैं, इसकी पावर ऑफ गुडनेस में भी ले सकते हैं कि बेटी ने कितना इल्योर किया और वो यंग गर्ल थी, लेकिन जोसेफ एंड्रयूस की जो गुडनेस है वो हमेशा डोमिनेटिंग रही। सो यहाँ पे हर कैरेक्टर जो है वर्चुअस, आप उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और जो कैरेक्टर जो हैं जो बहुत सरफेस लेवल पे गुड थे, जैसे बेटी का कैरेक्टर है पेरेंटली गुड था, वो इतनी केयर करती है जोसेफ की, बट इनवर्डली वो भी एक बैड कैरेक्टर प्रूफ होती है। तो इसमें आप डिफरेंट कैरेक्टर्स ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड अदर थीम, very important theme is theme of religion, and Fielding advocated the expression of religious duty in everyday human interactions. उसने religion को बहुत अलग से, बहुत एक different आइसोलेट इंस्टीट्यूशन नहीं बताया। उसने कहा कि रिलीजियस ड्यूटीज़ जो हैं वो ह्यूमन इंटरेक्शन में आप लोगों को सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको प्रीच कर सकते हैं, ठीक है। सो the way of preaching, the way of teaching of the Fielding is very unique in that novel. उसने आपको एक स्टोरी बताई है जिसमें there are many different aspects that give you the impression of religion, ठीक है। चाहे वो डिफरेंट वेज़ में है, लाइक वो ये नहीं है कि रिलीजन को किस तरह से यूज़ किया जाता है, उस पे थोड़ा सा सेटायर है उसका, और उसने बहुत सारी आयरनी के थ्रू ये प्रेजेंट किया है विद डिफरेंट डिवाइसेस कि रिलीजन को है वो किस तरह से बहुत से लोगों ने उसको बहुत करप्ट लोगों ने उसको किस तरह से यूज़ किया। सो Fielding advocated the expression of religious duty in everyday human interaction. Universal, disinterested compassion arises from the social affection and manifests itself in general kindness to other people, relieving the affliction and advances the welfare of mankind. ये एक करक्स है कि क्या फील्डिंग सिखाना चाह रहा है। बट रिलीजन को अगर आपको याद हो, अगर कैरेक्टर देख लें मिस्टर अब्राहम एडम का, तो उस कैरेक्टर में अब्राहम एडम जो है वो किस तरह से एक पैशनेट है अपने रिलीजियस सर्मन्स को लेके, अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को लेके, और वो कितना कंसर्न्ड है जोसेफ एंड्रयूस के साथ, और वो उसको बार बार प्रीच करता है, उसको टीच करता है, उसको सपोर्ट करता है टू फाइट विद द करप्ट वर्ल्ड, कि तुमने कंसिस्टेंट रहना है, तुमने अपने आप को वीक नहीं करना, ठीक है। जो वर्ल्डली करप्शन है इसका अफेक्ट या इन्फ्लुएंस खुद के ऊपर नहीं लेना। और एक और एस्पेक्ट इसमें है सोशल अफेक्शंस, कि जो आप जिस तरह से चैरिटी के लिए जाता है, लोन के लिए जाता है मिस्टर अब्राहम एडम, तो उसको कहीं से चैरिटी मिल जाती है और वो एक प्रीस्ट उसको देता है, उसको पहचान लेता है, तो इट जनरली मैनिफेस्ट द जनरल काइंडनेस। लोग कितने काइंड हैं टूवर्ड्स अदर पीपल, और लोग कितने कंसर्न्ड हैं और किस तरह से चैरिटी देते हैं और किस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये सब एक गुड एडवांसमेंट है, एक वेलकमिंग एडवांसमेंट है टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। सो दिस इज़ द करक्स ऑफ द थीम ऑफ रिलीजन इन जोसेफ एंड्रयूस।
Appearance versus reality is another important theme of the novel. Appearance versus reality means कि जो कैरेक्टर आपको apparently good लग रहे हैं, apparently virtuous लग रहे हैं, charitable लग रहे हैं, वो genuinely भी वैसे हैं, या हिपोक्रेसी है उनमें, या कुछ ऐसी चीज़ है कि आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सक रहे कि ये जेन्युइन कैरेक्टर है या नहीं. सो अपेरेंस वर्सेस रियलिटी में जस्ट द अपेरेंस और रियलिटी इज नॉट कन्फाइंड विद द कैरेक्टर बट ऑल्सो विद द डायलॉग्स, कि जो कुछ कहा जाता है वो उसका ही मतलब है. द फर्स्ट थिंग दैट हु इज़ ट्रूली वर्चुअस, charitable, chaste, knowledgeable or just, and who merely pretends to be, कि वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत जेन्युइन और गुड कैरेक्टर है. जिस तरह से एक इसमें थोड़ा सा आयरॉनिक कैरेक्टर भी पोर्ट्रे किए हैं, जो अपेरेंटली तो लग रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत वर्चुअस हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन जब कैरेक्टर रिवील होता है तो वो उस तरह से नहीं होते. सो कैरेक्टर से वन थिंग एंड मीन एन अदर. कैरेक्टर जो बात कर रहे हैं उसका कुछ और मतलब भी हो सकता है, ठीक है, आयरॉनिक स्टेटमेंट भी है. तो ये अपेरेंस वर्सेस रियलिटी है. सो दे एक्ट एट वेरिएंस विद देयर स्पीच. जो वो बोलते हैं उसका उसमें उसकी वैरायटी, उसमें वेरिएंस आ सकती है ना, तब्दीली आ सकती है, वो डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें वैरायटी हो सकती है. सो इन फील्डिंग्स व्यू कैन द रीडर distinguish the person who pretends out of vanity and who is hypocritical from the truly good, man or woman. हिपोक्रेट है, लाइक मिसेस बूबी का कैरेक्टर आपके ख्याल में क्या है? हिपोक्रेट कैरेक्टर है या जेन्युइन है, या अपेरेंटली वो कैसी है और वो कैसी दिखती है? मिसेस बूबी की जो मेड है, जो कि जोसेफ एंड्रयूज में वो भी इंटरेस्टेड होती है, तो वो जेन्युइनली वैसी है या वो दिख वैसी रही है? तो ये आपने इसका एक लिस्ट बनानी है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह से अपीयर हुए हैं और उनकी रियलिटी क्या है. मिस्टर अब्राहम एडम का जो कैरेक्टर है, पेडलर का कैरेक्टर है, और फैनी का जो कैरेक्टर है, तो ये सब कैरेक्टर जो हैं ये अपेरेंटली गुड हैं या ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, और दे आर प्रिटेंडिंग टू बी द गुड कैरेक्टर्स. तो ये आपका टास्क है, ये आपने फाइंड आउट करना है एंड डिस्कस वन कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर वन बाय वन with their appearance versus reality. These are some more themes of Joseph Andrews, and you can relate these themes with the text. So the theme of abuse of power by individual classes and institutions, you can discuss that how the power is abused in that society, in 18th society. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. तो किस तरह से इसमें पावर ने इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ करप्शन इन 18th सेंचुरी. अगर आपने देखा, जो एलीट क्लास है, अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी, मिसेस बूबी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, चाहे वो अपने सर्वेंट्स के साथ जो भी कर ले. सो सेम इज़ द केस विद द जस्टिस ऑफ पीस, कि जब उन्होंने मिस्टर अब्राहम को और फैनी को पकड़ के लेके आए तो उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, और सीधे सीधे उन्होंने पनिशमेंट उनको सुना दी, और जब उनको पता चला कि वो प्रीस्ट है तो फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया. तो बाय इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअली ये किस तरह से, इसमें मिसेस बूबी का कैरेक्टर भी आ सकता है, इसमें बैटी का कैरेक्टर भी आ सकता है, कि उसने किस तरह से उसको हेल्प किया और फिर बाद में उसने किस तरह से अपनी जो एक पर्सनालिटी है वो उसकी रिवील हुई. क्लासेस का आ सकता है, एलीट क्लास कैसे है, मिडिल क्लास कैसे है, जोसेफ एंड्रयूज कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, आपने ये सब लिखना है. इंस्टीट्यूशंस में आप रिलीजन को कर सकते हैं डिस्कस. एंड इन ह्यूमैनिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, हाउ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल्स आर इनह्यूमेन टूवर्ड्स अदर्स. किस तरह से वो वॉयलेंस, इसमें थोड़ा सा एस्पेक्ट आएगा, और जो सोसाइटी का जो रोल है कि वो किस तरह से एलीट क्लास को सपोर्ट करती है, सिक्योर करती है, और जो इंडिविजुअल हैं, लोअर क्लास के जो लोग हैं, वो किस तरह से सफ़र करते हैं. एंड लस्ट वर्सेस चैस्टिटी, इसमें वही इस सेडक्शन का एलिमेंट है कि जो हेनरी फील्डिंग ने एक अपना एस्पेक्ट रखा है, एडमायर किया है उसने ऑनेस्टी को और चैस्टिटी को. तो इसमें एंड में
कौन जीतता है, लस्ट जीता है या चैस्टिटी जीती है, और कौन से कैरेक्टर जो हैं वो लस्टी कैरेक्टर हैं और कौन से कैरेक्टर जो हैं वो वर्चुअस कैरेक्टर हैं, और वो किस तरह से डिटर्मिन्ड रहे और किस तरह से उन्होंने अपनी चैस्टिटी सिक्योर की। तो ये सारा कुछ आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। एंड नाउ दिस इज़ योर वीकली टास्क। आपने अपने वीकली टास्क में यू हैव टू डिस्कस द मेजर थीम्स विद टेक्सचुअल रेफरेंसेस। आपने ये जो सारे थीम मैंने डिस्कस किए हैं, मैंने आपको डायरेक्शंस दे दी हैं, मैंने आपको टाइटल्स दे दिए हैं, बट इट्स योर टास्क दैट यू हैव टू डिस्कस ईच थीम विद द टेक्सचुअल रेफरेंस। उस थीम को अगर आप कैरेक्टर के थ्रू भी अगर उसको डिस्कस कर सकते हैं और उसमें टेक्स्ट भी कोट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने टेक्स्ट पढ़ा है। So this is your weekly task now. Thank you very much.